एक लड़की जिस कमरे में बेड के ऊपर अपने प्रेमी के साथ सोती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, उसी बेड के नीचे जमीन के अंदर उस लड़की का भाई दफन था। क्या यह बात उस लड़की को पता नहीं थी कि जिस बेड के ऊपर वह अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है, उसी बेड के नीचे जमीन के अंदर उस लड़की का भाई दफन है। यह लड़की कौन थी कि भाई जमीन के नीचे दफन था और उसके कब्र के ऊपर अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक ज़िला है रामगढ़, और इसी रामगढ़ ज़िले के बरतुआ गांव के रहने वाला 50 साल का आदमी नरेश महतो, जो अपनी पत्नी, बेटी और बेटा के साथ रहता था। बेटी का नाम चंचला कुमारी थी, वह 26 साल की थी, और बेटा का नाम रोहित कुमार था, वह 21 साल का था। नरेश महतो की सरकारी नौकरी थी और वह बिजली विभाग में था। उनका पोस्टिंग रामगढ़ ज़िले में ही एक छोटा सा शहर पतरातू है, वहीं पर उनका पोस्टिंग था। वहीं पर सीसीएल के बहुत सारे सरकारी क्वार्टर था और उसी क्वार्टर में यह अपनी बीवी, बेटी और बेटा के साथ रहा करता था। कई सालों तक वह वहीं पे काम किया। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र रांची में हो जाता है। जब इनका ट्रांसफ़र रांची में हो जाता है तब इनकी बीवी और जो बेटा था वह गांव में चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। लेकिन जो इनकी बेटी थी वह इसी सीसीएल के सरकारी क्वार्टर में रुक जाती है। पिता अपनी बेटी को समझाते भी है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई गाँव में चला गया है, तुम भी अपने माँ और भाई के साथ गाँव में चली जाओ और वहीं पर रहो। लेकिन बेटी मना कर देती है। फिर नरेश महतो सोचता है अगर उनकी बेटी यहीं रहना चाहती है तो उनको यहीं पे रहने दो। इसीलिए वह क्वार्टर को हैंड ओवर नहीं करता है और वह रांची चला जाता है। बेटी इसी सीसीएल के सरकारी क्वार्टर में अकेले ही रहने लगती है। रोहित और चंचला का जो मामा था वह रांची में रहता था। रोहित अपने घर से मामा के घर रहने के लिए चला जाता है। वह घर से सोच कर निकला था कि वह अपने मामा के घर पर 10 दिनों तक रुकेगा और 10 दिन के बाद ही वह अपने घर वापस आएगा। 24 जून को रोहित अपने मामा के घर पहुंचा था और इसके 6 रोज के बाद यानी 30 जून को रोहित अपने मामा के घर से रहस्यमय तरीक़ा से गायब हो जाता है। उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मामा परेशान हो चुका था। वह बार बार रोहित के मोबाइल पे फ़ोन कर रहा था, लेकिन मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब रोहित का जो पिता नरेश महतो है उनके पास फ़ोन करता है, लेकिन रोहित वहाँ भी नहीं था। इसके बाद उनके माँ को गाँव में फ़ोन करता है, लेकिन रोहित गांव में भी नहीं था। अब सभी लोग परेशान हो जाता है। रोहित के जितने रिश्तेदार नाते सब थे, उनके दोस्त लोग सब थे, सभी के पास फ़ोन कर कर पता किया जाता है, लेकिन रोहित के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जब रोहित के बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चलता है तब इसके अगले दिन जो उनका पिता नरेश महतो है वह रांची के चुटिया थाना में जाता है और वहीं पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन रोहित को ढूंढने की कोशिश नहीं करती है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि रोहित घूम फिर कर एक दिन अपने घर वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर 10-15 दिनों के बाद रोहित का जो पिता नरेश महतो है वह पुलिस स्टेशन जाता था और अपने बेटे के बारे में पूछता था, लेकिन हर बार पुलिस यही कहती थी कि हम लोग रोहित को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही रोहित के बारे में पता चलेगा आपको खबर करूँगा। इस तरह से 2.5 महीनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन रोहित के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तब एक रोज़ नरेश महतो पुलिस से कहता है कि साहब, जो उनकी बेटी चंचला कुमारी है आप उसके बारे में पता करो। वह घर के सभी लोगों सबसे अकेले ही रह रही थी। अकेले इसलिए रह रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मुसलमान बॉयफ्रेंड था, इसीलिए घर के सभी लोग नाराज़ था। घर के सभी लोग उसे बार बार समझाती थी कि तुम उस लड़के से दोस्ती तोड़ दो, उससे अलग हो जाओ, लेकिन चंचला मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ ही घूमती थी फिरती थी। कभी होटल में जाती थी तो कभी रेस्टोरेंट में जाती थी। इसीलिए वह घर के सभी लोगों सबसे अलग ही सीसीएल के क्वार्टर में रह रही थी। तब पुलिस पहली बार इस केस को ईमानदारी से जांचने का फैसला करती है। 2.5 महीने के बाद नरेश महतो ने यह बात बताई थी। यह बात उनको बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। इसके बाद पुलिस रोहित और चंचला के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। इन दोनों की आखिरी लोकेशन 30 तारीख को कहाँ थी इसके बारे में पता करती है, और जब इन दोनों के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, लोकेशन पता करती है, तब पुलिस को चौंकाने वाली बात पता चलती है। पता यह चलती है कि 30 तारीख को रोहित की आखिरी बार बातचीत उसकी बहन चंचला के साथ हुई थी, और बड़ी हैरानी की बात यह थी
कि उस रोज़ चंचला की भी लोकेशन रांची में ही दिख रही थी। पुलिस को चंचला के ऊपर शक हो जाता है। तब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए फ़ौरन ही पतरातू के सीसीएल क्वार्टर में पहुंचती है। वहीं पर चंचला थी। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। 2.5 महीने के बाद जब पुलिस चंचला के पास पहुंचती है, तब चंचला को लगती है कि शायद पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। तब वो अपना जुर्म कबूल करती है और बताती हैं कि अब उसका भाई रोहित इस दुनिया में नहीं है, उसने उसको मार डाला है। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिरकार चंचला ने अपने भाई को कैसे मारा और क्यों मारा। तब वह बताती हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम इजराइल अंसारी है। इस इजराइल अंसारी के चलते घर के सभी लोग उसे रोका टोका करता था, लेकिन रोहित कुछ ज़्यादा ही अपनी बहन को रोका टोका करता था। वह बार बार अपनी बहन को फ़ोन कर कर बोलता था, तुम्हारे चलते गांव में कितनी बदनामी हो रही है, तुमने एक मुसलमान लड़के से दोस्ती कर ली है, इसके चलते गांव में हम लोग को चलना मुश्किल हो रहा है, सभी जगह थूथू हो रहा है। उस लड़के से तुम जल्द से जल्द दोस्ती तोड़ लो, उससे अलग हो जाओ। बार बार वो अपने भाई की यह बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तब वह सोचती हैं कि क्यों न अपने भाई को ही रास्ते से हटा दे। अगर वो अपने भाई को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाती है, तब उसे न कोई रोकने वाला होगा और न कोई टोकने वाला होगा। वह सही मौके का इंतज़ार कर रही थी और उसे मौका मिलता है 30 जून 2022 को। वह किसी काम से रांची गई हुई थी। तभी उसका भाई उसको फ़ोन करता है और फिर वही बात बोलता है कि तुम मुसलमान लड़के से दोस्ती तोड़ लो, तुम्हारे चलते गांव में और सभी जगह बहुत बदनामी हो रही है। तब उसे लगता है कि यही सही मौका है अपने भाई को रास्ते से हटाने का। रांची में चांदनी चौक बस स्टैंड है। तब वो अपने भाई से कहती है कि तुम बस स्टैंड पर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित अपने मामा के घर से निकलकर अपनी बहन से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन रोहित को कुछ पता ही नहीं था कि जिस बहन के साथ वह मिलने के लिए जा रहा है, वही बहन उसका खून करने वाला है। वह चांदनी चौक बस स्टैंड पर आता है। वहीं पर चंचला उससे मिलती है। चंचला अपने भाई से बड़े प्यार से बात करती है। उसे बहला फुसला कर रांची से पतरातू ले आता है। उसी सीसीएल क्वार्टर में अपने भाई को रखता है। फिर वह खाना लाने के लिए मार्केट चली जाती है। सबसे पहले वह नींद की 20 गोली खरीदती है। इसके बाद वह खाना खरीदती है। उसी खाने में वह 20 नींद की गोली मिला देती है। फिर वह खाना अपने भाई को खिला देती है। खाना खाते ही रोहित की तबीयत खराब हो जाती है और वह थोड़ी देर में ही नींद की गोली से ही उसकी मौत हो जाती है। वह अपने भाई को हिला डुला कर देखती है, नब्ज़ चेक करती हैं, सांसें चेक करती हैं, मुंह पर पानी भी छिड़कती है, लेकिन जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। तब चंचला को लगती है कि शायद उसका भाई मर चुका है। भाई के मर जाने के बाद वह काफ़ी खुश हो जाती है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड इजराइल अंसारी को कॉल कर कर पूरी बात बताती हैं कि जो हम लोग का रास्ते का काटा था उसको हमने ख़त्म कर दिया है, तुम जल्द से जल्द क्वार्टर में आ जाओ। यह बात सुनकर इजराइल अंसारी भी काफ़ी खुश हो जाता है। रात के करीब 8 बजे के आसपास वह क्वार्टर में पहुंचता है। फिर यह दोनों मिलकर रोहित की लाश को ठिकाना लगा देता है। इसके बाद पुलिस चंचला से कहती है कि तुमने अपने भाई की लाश को किस जगह पर ठिकाना लगाई हो, कहाँ है उसकी लाश। तब चंचला पुलिस वाले से कहती है कि जिस बेड के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, उसी बेड के नीचे ज़मीन के अंदर उसने अपने भाई को दफनाया है। यह बात सुनते ही सभी पुलिस वाले घबरा जाता है और वह फ़ौरन ही बेड पर से उठ जाता है और दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता है। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेड पर बैठकर वह चंचला से पूछताछ कर रही है, उसी बेड के नीचे उसने अपने भाई को मारकर दफनाया है। इसके बाद मजदूर को बुलाया जाता है। बेड को साइड कर कर उस फर्श को खोदा जाता है और उसी गड्ढे में से रोहित की कंकाल निकलता है। रोहित को इन दोनों ने उसी बेडरूम के अंदर गड्ढा खोदकर इसलिए दफना दिया था कि इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कैसे ठिकाना लगाए। काफ़ी देरों तक इन दोनों ने सोचा कि लाश को किस तरह से ठिकाना लगाए, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब ये दोनों फैसला करता है कि क्यों न इसी बेड के नीचे गड्ढा खोदकर रोहित को दफना दिया जाए। फिर रात में ही इजराइल अंसारी फावड़ा खरीद कर लाता है। दोनों मिलकर उस बेड को साइड करता है। फिर वह गड्ढा खोदने लगता है। इन दोनों को गड्ढा खोदने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है। इसके बाद रोहित की लाश को उस गड्ढे में डालता है, ऊपर से मिट्टी रख देता है। अगले दिन प्लास्टर लाकर उसे वैसे ही ढाल देता है। इसके बाद उसी कब्र के ऊपर उस बेड को रख देता है। फिर 2.5 महीनों तक उसी बेड के ऊपर अपने प्रेमी के साथ सोती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, जिसके नीचे उसने अपने भाई को मारकर मिट्टी के अंदर दफना दिया था।
इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर कर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।